नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी जो एसएससी, रेलवे और अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आप जरा सोचिए, ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती? तो चलिए इसका हम राइट आंसर जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैग्नीशियम Mg। अब हम इसके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। देखो पहला कारण क्या बोलता है, मैग्नीशियम Mg ठंडे पानी से लगभग अभिक्रिया नहीं करता। आपने कहीं लिख लेना है, ओके। अब किस पानी के साथ वो अभिक्रिया करता है पढ़ लेते हैं। देखो ये केवल गर्म पानी या भाप स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कि ये जो मैग्नीशियम है ना, ये गर्म पानी के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करता है। पता चल गया आपको? ओके। अब देखो अगला हम कैल्शियम पढ़ लेते हैं। ये जो एक कैल्शियम भी है ना, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है। एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो मैग्नीशियम होता है ना और ये जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बट कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन Na मतलब कि सोडियम और पोटाशियम की तुलना से कम तीव्रता से। इसका बोलने का मतलब ये है, ये जो आपका सोडियम है और पोटाशियम है ना, ये ठंडे पानी से बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। तो आई होप मैंने आपको जितना भी ये पॉइंट बताए हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही हम आगे एक और मज़ेदार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको भी। कौन सी धातु एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी पोटाशियम। अब इनके सिंबल भी दे रखे हैं, आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, ओके। आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी धातु है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एम्फोटेरिक होता क्या है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आप जरा सोचो क्या इसका आंसर होता है, तो हम इसका आपको राइट आंसर भी बता देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी एल्युमिनियम Al। अब हम इनके कारण पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। देखो पहला कारण क्या है, पढ़ते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे होता है जो अम्ल और कषार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। पता लग गया आपको कि एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो अम्ल और कषार के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है Al2O3। ये क्या होता है? एक एम्फोटेरिक होता है। मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। क्लियर हुए ये छोटे छोटे पॉइंट? आई होप क्लियर हो चुके होंगे। तो अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। देखो सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये सिर्फ क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया और मैग्नीशियम आ गया ना, ये सिर्फ क्षारीय होते हैं। मतलब कि इसको हम क्षार भी बोलते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। तो आई होप आपको देखो कितने सारे पॉइंट मिल चुके हो, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम जल्द ही मूव ऑन कर जाते हैं। ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम।
आपको इनके सिंबल भी याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी धातु है जो सिर्फ भाप से ही अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। आपको मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, लोहा। अब हम इसके कारण जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पॉइंट क्या है, पोटाशियम और सोडियम ठंडे पानी से तेज धमाकेदार अभिक्रिया करते हैं। फिर से बोल देता हूँ, Na आपका सोडियम होता है, K आपका पोटाशियम होता है, और ये ठंडे पानी से तेज धमाकेदार अभिक्रिया करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट हम क्लियर करवाते हैं आपको। देखो कैल्शियम Ca ठंडे पानी से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है कि ऑलमोस्ट जो कैल्शियम है ना, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया कर जाता है। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, ये जो आपका लोहा है ना Fe, ठंडे पानी से नहीं केवल वाफ स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब ये जो लोहा है ना आपका, ये वाफ के साथ अभिक्रिया करता है। तो आई होप मैंने आपको जितना भी ये पढ़ाया है, आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही हम एक और मज़ेदार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम किसको विस्थापित करता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्ता, या ऑप्शन डी चांदी। ओके, इनके सिंबल भी दे रखे हैं, ये भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप जरा सोचिए कि ऐसी कौन सी धातु है जो थर्माइट अभिक्रिया से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देता है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। आपको मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा Fe। अब हम इसके कारण जान लेते हैं। देखो पहला कारण क्या है, थर्माइट अभिक्रिया से एल्युमिनियम Al आयरन ऑक्साइड का फार्मूला ये रहा आपके सामने, Fe2O3 से क्या होता है, आयरन विस्थापित कर देता है। देखो फिर से बताता हूँ, ये जो थर्माइट अभिक्रिया होती है ना, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिलके क्या करता है, ये थर्माइट अभिक्रिया आयरन को बिल्कुल अलग कर देता है। जब ये आयरन आपका अलग हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध लोहा भी बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्रियाशील श्रेणी में आयरन से ऊपर स्थित होता है। देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें एल्युमिनियम पहले आता है, और ये जो आपका आयरन होता है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज में लास्ट में आता है। तो इसलिए एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील माना जाता है। तो आगे मैंने लिखा हुआ है, और अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम आपका। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे क्या हो जाता है, शुद्ध आयरन प्राप्त होता है। आई होप आपको ये बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही हम एक और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कौन सी धातु डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं देगी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम Mg। आपको इनके सिंबल भी याद करने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इनके सिंबल। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो आपका HCl होता है ना, ये इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये जो एसिड हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, और ये जो HCl बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन का राइट आंसर पता कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा इसका राइट आंसर है। अब हम इसके कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो पहला पॉइंट जान लेते हैं, जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं, वे डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। कैसे पता करें, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने समझा रखा है पार्ट नंबर 1 में,
तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजी से जाके चेकआउट कर सकते हो और रिएक्टिविटी सीरीज को इजी से समझ सकते हो, तभी ये लाइन आपको समझ आएगी। देखो फिर भी मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखो मान लो जहाँ से हाइड्रोजन है तो रिएक्टिविटी सीरीज आपका सेंटर में मिलेगा हाइड्रोजन, और इधर वाले एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट, ठीक है। देखो अब बोल रहा है जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं वो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से इस वाले जो मेटल होते हैं ना, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी हाइड्रोजन गैस देंगे। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु, मतलब हाइड्रोजन से इस तरफ वाली धातु HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी, क्योंकि ये क्या होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं इधर वाली। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि आयरन और जिंक और मैग्नीशियम, ये आपको कहाँ मिलेंगी, हाइड्रोजन के इस तरफ मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों अधिक क्रियाशील हैं और ये HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे ही देंगे। तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको क्लियर हो चुके होंगे ये छोटे छोटे पॉइंट। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।